टी1 का देख चुके हैं। अब हम उसके आगे का देखना शुरू करेंगे और एक चीज़ हम पिछली वीडियो में बोलना भूल गए कि आप जब भी मेरा लेक्चर देखिए, तो बेयर एक्ट लेके देखिए। एटलीस्ट आप बेयर एक्ट में अपने नोट डाउन कर लोगे, बाद में उसे रिवीजन करोगे तो भी आपको बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि जो भी प्री में आएगा, वो हम बताते चल रहे हैं और वो आना ही है। इवन इनफैक्ट हम जितना भी बता रहे हैं ना, वो सारा इंपॉर्टेंट ही बता रहे हैं। कोई भी इर्रेलेवेंट पोर्शन हम टच ही नहीं कर रहे हैं। तो आप इसलिए इन सबको नोट डाउन करते चलिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आई मीन इसके बाहर का आएगा ही नहीं, इतना मान लीजिए। आई मीन इतना हम एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम जो बता रहे हैं इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। इसमें से ही आएगा। आप बस इतना कवर कर लीजिएगा उतना ही बहुत है आपके लिए। तो हम कल सेक्शन 10 तक देख लेते हैं। सेक्शन 11 है जो कि रिपील्ड है। अब जो रिपील्ड हुआ है वो भी इम्पोर्टेंट है। किस सेक्शंस आई मीन किस एक्ट से वो रिपील हुआ है, किस ईयर में हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है उसका। तो सेक्शन 11 जो रिपील हुआ है वो हुआ है रिपीलिंग एक्ट 1874, 16 ऑफ 1874 से। ठीक है? तो रिपीलिंग एक्ट 1874, 16 ऑफ 1874 याद रखना है आपको। सेक्शन 11, सेक्शन 12 पावर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल टू मेक रूल्स। अब इंस्पेक्टर जनरल को पावर दिया गया है रूल बनाने के लिए इसमें। बट इसमें आपको बस ये याद रखना है कि इंस्पेक्टर जनरल रूल बनाएँगे दैट विल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है? अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट होना ज़रूरी है। इंस्पेक्टर जनरल सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब एक चीज़ और है कि जहाँ भी इंस्पेक्टर जनरल है ना, आप यूपी के लिए आई मीन जब यूपी अमेंडमेंट हुआ है इसमें, तो जितने भी प्रोविज़न्स है पुलिस एक्ट में जहाँ-जहाँ भी इंस्पेक्टर जनरल वर्ड यूज़ किया हुआ है, उसको डायरेक्टर जनरल के साथ सब्स्टिट्यूट करके पढ़ना है आपको। डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल पढ़ना है। ठीक है? तो डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल दोनों के पास पावर है। डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल मान लीजिए इसको। और ये जो अमेंडमेंट है ये उत्तर प्रदेश एक्ट है 1984 से। ठीक है? यूपी एक्ट 1984 में पूरे एक्ट में, पुलिस एक्ट में हर जगह अमेंडमेंट हुआ है ये। जहाँ-जहाँ वर्ड इंस्पेक्टर जनरल यूज़्ड है, उसको आप डायरेक्टर जनरल भी ऐड कर लीजिए। डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल। ओके? तो ये 12 में है पावर टू मेक रूल्स। डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक? इसके बाद फिर आता है 13 एडिशनल पुलिस ऑफिसर्स एम्प्लॉयड एट कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। अब सेक्शन 13 में है कोई भी अगर आई मीन पर्सन है, वो एप्लीकेशन लगा रहा है एडिशनल पुलिस फ़ोर्स एम्प्लॉय करने के लिए, तो इसमें कौन अप्लाई करता है आई मीन अलाउ करता है? ये इंस्पेक्टर जनरल अलाउ करेंगे, ठीक है? सब्जेक्ट टू द जनरल डायरेक्शन ऑफ द डीएम आई मीन मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक? कोई पर्सन एप्लीकेशन लगाता है, तो इंस्पेक्टर जनरल अगेन इंस्पेक्टर जनरल को हम डीजी के साथ पढ़ेंगे डायरेक्टर जनरल के साथ, ठीक है? डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल उसको अलाउ करेंगे, सब्जेक्ट टू द जनरल डायरेक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का बात हो रहा है अगेन, तो वो चीफ ऑफिसर वाली बात है, आई मीन डीएम जो चीफ ऑफिसर होते हैं, उनकी बात हो रही है। तो मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, चीफ ऑफिसर, इसमें वो अलाउ करेंगे सब्जेक्ट टू द जनरल डायरेक्शन ऑफ डीएम होगा और अलाउंस का पावर होगा किसके पास? कौन अलाउ कर सकता है? इंस्पेक्टर जनरल, वही डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल। और वो जो फ़ोर्स है दैट विल वर्क सच फ़ोर्स शैल बी एक्सक्लूसिवली अंडर द ऑर्डर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट एंड शैल बी एट द चार्ज ऑफ द पर्सन मेकिंग द एप्लीकेशन। ठीक है? तो ये जो पुलिस फ़ोर्स है वो किसके ऑर्डर पे काम करेगी? तो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट की। अब इसमें 3 अथॉरिटीज़ आ गए अभी तक ना। डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल पुलिस फ़ोर्स को अलाउ करती है, एडिशनल पुलिस फ़ोर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को और वो जो उनका डायरेक्शन होता है दैट इज़ सब्जेक्ट टू द जनरल डायरेक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। और एक बार ये पुलिस फ़ोर्स अपॉइंट हो गई किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वो क्या नाम है, जो पुलिस फ़ोर्स है वो किसके ऑर्डर पे काम करेगी? तो वो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट के मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑर्डर पे काम करेगी। ठीक है? और उनका जो खर्चा है, वो किसको बियर करना है? शैल बी एट द चार्ज ऑफ द पर्सन मेकिंग द एप्लीकेशन। जो पर्सन एप्लीकेशन लगाएगा, किसी भी जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट में कोई पर्सन एप्लीकेशन लगाता है अगर, तो उसको ही उनका जो खर्चा है वो बियर करना है। ठीक? ये हमारा हो गया सेक्शन 13 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट का था इसको कि जो भी पर्सन एप्लीकेशन लगा के अपॉइंट कराया है पुलिस फ़ोर्स, एडिशनल पुलिस फ़ोर्स, वही 1 मंथ नोटिस देके उनको विथड्रॉल भी करा सकता है। मीन्स विथड्रॉल के लिए आपको 1 मंथ नोटिस देना पड़ेगा। अब कौन करेगा? तो वही जो अपॉइंट किया है भाई इंस्पेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल। ओके, उन्हीं के पास एप्लीकेशन जाएगा विथड्रॉल के लिए भी। सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल फोर्स इन द नेबरहुड ऑफ रेलवे एंड अदर वर्क्स। बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि किसी भी अगर एरिया में रेलवे, कैनाल या फिर अदर कोई पब्लिक वर्क चल रहा है, तो उस एरिया में अगर नीड है, वहाँ पे जो वर्कर्स हैं, उनके एक्ट से ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, एडिशनल पुलिस फ़ोर्स का रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, तो जो इंस्पेक्टर जनरल हैं, वो सब्जेक्ट टू आई मीन विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एडिशनल पुलिस फ़ोर्स अपॉइंट कर देंगे और उस पब्लिक वर्क के में जो पब्लिक वर्क हो रहा है ऑलरेडी, उसमें जो फाइनेंशियल एक्शन देख रहे होंगे वो, जो फाइनेंस जिसके कंट्रोल में होगा, कस्टडी में होगा, उनको ऑर्डर दिया जाएगा कि ये एडिशनल फ़ोर्स का वो कॉस्ट बियर करेंगे। जो भी उनका खर्च होगा,
वो बियर करेगा वो पर्टिकुलर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ही। उनके जो फाइनेंशियल कस्टडी जिसके पास होगा, उनको वो फंड्स बियर करना है और वहाँ से फंड्स का ही पेमेंट वहीं से होगा, ठीक है? पुलिस फ़ोर्स खुद का खर्चा नहीं बियर करता है कि हम एडिशनल फ़ोर्स दे रहे हैं, तो हम अपने ही खर्चे पे लगा रहे हैं। उनका खर्चा उस पर्टिकुलर कंपनी को देना है या फिर जो भी हो कोई भी पब्लिक वर्क हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है यहाँ पे इंस्पेक्टर जनरल मतलब डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। 12 में विद द सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट था, यहाँ पे विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है। ये हमारा हो गया 14। अब 15 क्वार्टरिंग ऑफ एडिशनल पुलिस इन डिस्टर्ब्ड और डेंजरस डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है? अब यहाँ पे फिर एडिशनल पुलिस फोर्स देने की बात हो गई है डिस्टर्ब्ड और डेंजरस डिस्ट्रिक्ट्स में। अब डिस्टर्ब और डेंजरस डिस्ट्रिक्ट कौन डिसाइड करेगा? तो वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे बाय मेकिंग अ प्रोक्लेमेशन नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गज़ेट, ठीक? एक प्रोक्लेमेशन होगा, ऑफिशियल गज़ेट में पब्लिश होगा, तभी डिसाइड होगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट डिस्टर्ब्ड है और डेंजरस है, ठीक है? अब वहाँ पे जो क्या अलाउंस होगा ये एडिशनल फोर्स का, वो भी इंस्पेक्टर जनरल मतलब डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के थ्रू ही होगा, ठीक है? अगेन यहाँ पे जब भी वो एम्प्लॉय करेंगे तो विद द सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट होगा। तब देखिए हर जगह जहाँ भी ये ध्यान रखने वाली बात है, जहाँ पे डायरेक्टर जनरल को इंस्पेक्टर जनरल का बात कर रहे हैं, सेक्शन 12 में बात की है, तो वहाँ पे विद द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है। सेक्शन 14 में बात की है विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है और यहाँ पे 15 में बात हो रहा है तो विद द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है? जहाँ-जहाँ डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल बात हुआ है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का रोल है। ये हमारा 15 का क्लॉज़ 2 कह रहा था। 3 कहता है कि जो खर्च होगा ना उस पर्टिकुलर एरिया में एडिशनल पुलिस फ़ोर्स को लगाने का, वो शैल बी बोर्न बाय द इन्हेबिटेंट्स ऑफ सच एरिया। उस एरिया के रहने वाले जो लोग हैं, वही उस खर्च को बियर करेंगे। उसका कॉस्ट जो होता है, वो उस इन्हेबिटेंट्स को ही बियर करना है, ठीक? मीन्स पुलिस कभी फ्री में कुछ काम नहीं कर सकती है। कोई भी खर्च होगा तो उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ भी डिस्टर्ब्ड एरिया है, जिसके लिए भी वो एम्प्लॉय कर रहे हैं एडिशनल फ़ोर्स, उसको बियर करना है। ठीक है? तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट में उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी इन्हेबिटेंट्स हैं, उनको करना है। ये 15 हो गया, 13, 14, 15 तीनों में एम्प्लॉय कर रहे हैं हम एडिशनल पुलिस फ़ोर्स। 15 ए में होता है कंपनसेशन अवार्ड होता है, अवार्डिंग कंपनसेशन टू सफरर्स फ्रॉम मिसकंडक्ट ऑफ इन्हेबिटेंट्स और पर्सन्स इंटरेस्टेड इन लैंड, ठीक? तो ये इसमें किसके रिगार्डिंग कंपनसेशन देना है? तो जो सेक्शन 15 में प्रोक्लेमेशन में होता है ना, कि हाँ, ये पर्टिकुलर एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया या डेंजरस एरिया है, उसमें ही अगर किसी को कोई लॉस होता है, तो उसके रिगार्डिंग कंपनसेशन मिलना है और वो कंपनसेशन के लिए भी टाइम पीरियड है, लिमिटेशन पीरियड है कि आपको एप्लीकेशन कब तक देना है। खुद से गवर्नमेंट नहीं कोई नहीं देता है कंपनसेशन, आपको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक? आप अप्लाई कर रहे हैं, तब आपको मिलेगा। तो अप्लाई करने का अगर आप एक्ट में देखें, 15 ए सेज़ विदिन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द इंजरी, ठीक? एज़ पर सेक्शन 15 है 1 मंथ लिमिटेशन पीरियड। बट अगर हम इसका स्टेट अमेंडमेंट देखें तो फॉर यूपी ये है 3 मंथ्स, मीन्स 3 महीने के अंदर ही आपको अप्लाई करना है। ये अमेंडमेंट 1 जनवरी 1939 से इन्फोर्सिबल है। तो उसके पहले का अगर कोई इंसिडेंट है तो उनके लिए लिमिटेशन पीरियड 4 मंथ्स है। ठीक, ये 2 चीज़ ऐड हुई स्टेट अमेंडमेंट से। ये 15 ए है, ठीक है? 15 ए का क्लॉज़ 5 इम्पोर्टेंट है, उसको भी आप ध्यान रखिए कि नो सिविल सूट शैल बी मेंटेनेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजुरी फॉर व्हिच कंपनसेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन। मतलब कोई सिविल सूट मेंटेनेबल नहीं होगा, कोई भी कंपनसेशन मिलेगा उसके अगेंस्ट में, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट ही आता है प्री में, इसको भी ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट हम जितना भी बता रहे हैं ना, ये सारा आप नोट डाउन करते चलिए अपने बेयर एक्ट में। ये इंपॉर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं बनना है। सेक्शन 16 रिकवरी ऑफ मनी इज पेबल अंडर सेक्शन 13, 14, 15 एंड 15 ए एंड डिस्पोजल ऑफ द सेम व्हेन रिकवर्ड। तो अब ये रिकवरी ऑफ मनी का बात कर रहा है, जो कि 13, 14, 15 और 15 ए में देना है, ठीक है? अब इसमें रिकवर कौन करेगा? रिकवरेबल बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का अगेन बात हो रहा है, इट मीन्स कि चीफ ऑफिसर, ठीक है? डीएम का बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और इन द मैनर, किस मैनर में करेंगे वो? इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 386, 387 ऑफ द सीआरपीसी। अब 386 से आप ये मत सोच लीजिए कि 386 में तो पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट दिया हुआ है। वो सीआरपीसी 1973 है जो हम पढ़ते हैं, ये सीआरपीसी 1882 है, ठीक है? 386, 387 ऑफ सीआरपीसी 1882 का बात हो रहा है इसमें। और प्रेजेंट करस्पॉन्डिंग सेक्शंस देखा जाए तो वो 421, 422 है। 421 सीआरपीसी 1973 में देखिएगा, तो लेवी ऑफ फाइन्स के रिगार्डिंग प्रोविजन है, ठीक? तो 386, 387 ऑफ सीआरपीसी 1882 ये याद रखिएगा आप, ठीक? ये हमारा हो गया। और 16 में इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 17, 18, 19 ये 3 प्रोविज़न हमारा जो है वो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स के लिए है। स्पेशल पुलिस ऑफिसर किसी भी एरिया में एम्प्लॉय किया जा सकता है जहाँ पे भी अनलॉफुल असेंबली या फिर रॉयल्टी डिस्टर्बेंस ऑफ पीस का बात चल रहा है या फिर हो रहा है, या फिर ऐसा लगता है कि जो अभी करंट पुलिस फ़ोर्स है ये सफिशिएंट नहीं है पीस को मेंटेन करने के लिए। तो वहाँ पे कोई भी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, इसको याद रखिएगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, वो अप्लाई कर सकता है फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ
मतलब फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल पुलिस ऑफिसर, कोई लिमिटेड पर्सन्स होंगे उस एरिया के, उनको स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिया जाए। अब अपॉइंट कौन करेगा? अगेन किसी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को वो करेंगे, वो अपॉइंट करेंगे। तो ये अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट का बात हुआ है, मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का नहीं, ठीक है? चीफ ऑफिसर का बात नहीं हो रहा है, कोई भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हो उसके पास। तो मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में आप डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है? यहाँ पे मजिस्ट्रेट का बात है केवल। 17 में ये हो गया, कोई भी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर कैन अप्लाई टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है? फॉर अपॉइंटिंग सो मेनी रेसिडेंट्स ऑफ द नेबरहुड्स एज सच पुलिस ऑफिसर एज मे रिक्वायर टू एक्ट एज स्पेशल पुलिस ऑफिसर, ठीक? 18 में पावर्स ऑफ स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स दिया हुआ है। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, प्रोविजन वाइज याद रखिएगा कि 17, 18, 19 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स के लिए है। स्पेशल पुलिस ऑफिसर 17, 18 में पावर्स ऑफ स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स और 19 में रिफ्यूजल टू सर्व एज स्पेशल पुलिस ऑफिसर। अगर कोई रिफ्यूज कर देता है तब फिर क्या होगा? तो ही शैल बी लायबल अपॉन कन्विक्शन बिफोर अ मजिस्ट्रेट टू अ फाइन नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज फॉर एवरी सच नेग्लेक्ट, रिफ्यूजल और डिसओबीडियंस। ओके, किसी को अगर अपॉइंट किया गया है और वो नहीं एक्ट कर रहा है एज ए स्पेशल पुलिस ऑफिसर या फिर रिफ्यूज़ कर दे रहा है टू एक्ट एज ए स्पेशल पुलिस ऑफिसर, तो उसको 50 रुपीज़ का पनिशमेंट, नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज़ फॉर एवरी सच नेग्लेक्ट, रिफ्यूज़ल और डिसोबीडियंस, ये याद रखिएगा 50 रुपीज़ है। ओके, फिर 20 में अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पुलिस ऑफिसर, उनको क्या-क्या अथॉरिटी है? ये बताया गया कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर में जो भी अथॉरिटी उनको दिया जाएगा ना, उनको वही एक्सरसाइज करना है। ये 20 है। 21 में विलेज पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं, एज सच इनका कोई स्पेशल एक्ट नहीं है, इनका अपॉइंटमेंट एज सच इसमें नहीं दिया हुआ है, बट विलेज चौकीदार जो होते हैं, जब आप क्या नाम है यूपी पुलिस रेगुलेशन पढ़िएगा तो उसमें दिया हुआ है, विलेज चौकीदार आर अपॉइंटेड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्री में आता है। तो विलेज पुलिस ऑफिसर्स के साथ चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, विलेज चौकीदार अपॉइंटेड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये यूपी पुलिस रेगुलेशन में दिया हुआ है, जब हम वो पढ़ाएंगे तो उसमें पारा भी आपको बता देंगे कौन से पारा में, ऐसा भी पारा याद नहीं है हमको, ठीक? उसके बाद फिर 22 में पुलिस ऑफिसर्स ऑलवेज ऑन ड्यूटी एंड मे बी एम्प्लॉयड इन एनी पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो प्री में सेक्शन वाइज ही पूछा जाता है कि किस सेक्शन में बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर्स आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी। सेक्शन 23 ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 ड्यूटीज़ जो हैं वो आपको 5 ही याद रहना चाहिए। First duty is to obey and execute all orders and warrants lawfully issued to him by any competent authority. Second, to collect and communicate intelligence affecting the public peace. Third, to prevent the commission of offences and public nuisances. Fourth, to detect and bring offenders to justice. And fifth, to apprehend all persons whom he is legally authorized to apprehend and for whose apprehension sufficient ground exists. 23 के साथ हम सेक्शन 29 पढ़ते हैं जो कि पेनाल्टीज़ बताता है। अगर कोई ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता है उसके लिए क्या पेनाल्टी दिया जा सकता है, ये सेक्शन 29 बताता है। तो 23 से 29 आप याद रखिएगा। अगर सेक्शन वाइज भी पूछता है तो आपको ये याद रहेगा। 23 में ड्यूटीज़ बताया गया, 29 में पेनाल्टी बताया गया फॉर नॉट परफॉर्मिंग द ड्यूटी। सेक्शन 24 पुलिस ऑफिसर्स में ले इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा, ये 24 में बताया गया, इसको सेक्शन वाइज याद रखिए बस। 25 पुलिस ऑफिसर्स टू टेक चार्ज ऑफ अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी एंड बी सब्जेक्ट टू मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर एज टू डिस्पोजल। अब सेक्शन 25 में एक और ड्यूटी बताया गया पुलिस ऑफिसर्स का कि पुलिस ऑफिसर्स का ड्यूटी होगा कि जितनी भी अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी हैं वो उसका चार्ज ले लेंगे। शैल टेक चार्ज ऑफ ऑल अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी एंड फर्निश एन इन्वेंट्री देयर ऑफ टू द मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इट मीन चीफ ऑफिसर, फिर से जहाँ भी मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, हमको ध्यान आ रहा है तो हम बता दे रहे हैं आपको, चीफ ऑफिसर का बात हो रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि वो अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी का चार्ज तो लेंगे, बट उसके बारे में आपको जो डिटेल देंगे वो किसको देंगे, इन्फॉर्मेशन किसको देंगे, वो चीफ ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को देंगे, मीन्स डीएम को देंगे। अब सेक्शन 26 में बताया गया है कि मजिस्ट्रेट में डिटेन प्रॉपर्टी एंड इशू प्रोक्लेमेशन। अब सेक्शन 26 कहता है कि द मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अगेन द चीफ ऑफिसर, मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो है वो प्रॉपर्टी को डिटेन कर लेंगे और एक प्रोक्लेमेशन इशू करेंगे कि जिसका भी ये प्रॉपर्टी है और जो या फिर क्लेम कर रहा है कि मेरा प्रॉपर्टी है, वो अपीयर होके अपना क्लेम प्रूव करेगा। और कब करेगा? विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच प्रोक्लेमेशन, मीन्स प्रोक्लेमेशन जिस डेट पे आएगा उस डेट से 6 महीने तक ही वो आ सकता है, ठीक है? ये भी लिमिटेशन पीरियड डिसाइड कर दी, 6 महीने के अंदर अगर आप नहीं आए तो इट शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। आई थिंक डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नेक्स्ट सेक्शन में बताया गया। हाँ, अगर कोई अपीयर नहीं होता, सेक्शन 27 नहीं बताता है कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी इफ नो क्लेमेंट अपीयर्स। तो इसमें बस याद रखिए कि सच प्रॉपर्टी शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक? तो इस तरह से हम सेक्शन 11 से सेक्शन 27 तक आज कंप्लीट कर लिए हैं और ऐसे ही नेक्स्ट 2-3 लेक्चर में हम पुलिस एक्ट कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद फिर हम इस पे बेस्ड एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस हैं उसको भी करवाएँगे, ताकि जितना भी हम पढ़ाएँ हैं वो सब आपका कवर भी हो जाए और आप एकदम निश्चिंत रहें हमारी तरफ से कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आप केवल मेरा वीडियोज़ कवर कर लीजिएगा ना और सीरियसली कवर कीजिएगा तो आपको बहुत ईज़िली ये कवर हो जाएगा। पुलिस एक्ट और रेगुलेशन भी द सेम वे हम ट्राई करेंगे उसको भी पूरा करा दें। ओके।